नमस्कार। आज हम तीन बहुत ही अनोखी फ्यूचरिस्टिक कहानियों की गहराई में उतर रहे हैं। ये हमें मिली हैं एस्ट्रल ओडिसी, प्रतिशोध, संबंध और आस्था से। ये कहानियां हमें ले जाती हैं भविष्य के एस्ट्रॉयड माइन से लेकर डायनासोरों के अखाड़े और हाँ, WWI के कुछ अलौकिक खतरों तक। हाँ बिल्कुल। पहली कहानी है स्पाइडर रोज की, अंतरिक्ष में एक अकेली माइनर जो बदला लेना चाहती है। दूसरी कहानी हमें डायनासोर पर सवार योद्धाओं की एक बहुत ही क्रूर दुनिया दिखाती है। और तीसरी वो एक बम्बर क्रू की है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक अजीब अलौकिक दुश्मन से भिड़ जाता है। तो चलिए फिर इन स्रोतों को थोड़ा खंगालते हैं। देखते हैं कि ये अलग-अलग कहानियां अस्तित्व, नैतिकता और इंसानियत के बारे में क्या कहती हैं। शुरुआत करते हैं स्पाइडर रोज से। कहानी फ्यूचर में सेट है, एक एस्टेरॉयड माइन पर। मेन कैरेक्टर लीडिया मार्टिनेज पति की मौत के बाद खुद को स्पाइडर रोज कहती है। मतलब खतरे और सुंदरता का एक गजब का मिक्सचर। अकेली है वो, दर्द भुलाने के लिए कुछ इंजेक्शंस लेती है। हाँ, और वो एक खास एलियन रेस शेपर्स से बदला लेना चाहती है। उसे एक बहुत रेयर रत्न मिलता है, बहुत कीमती। उसे लगता है इससे हथियार मिल सकता है, तो वो एक एलियन इन्वेस्टर ग्रुप से कांटेक्ट करती है। मकसद शेपर्स के जेड प्राइम को मारना। वो क्लोनिंग के जरिए लगभग अमर हो चुका है। और स्पाइडर उसे, जहां तक मुझे याद है, 11 बार मार चुकी है, पर असली वाले को नहीं। सही, पर इन्वेस्टर वो सीधे सीधे मना कर देता है। कहता है संधि है, ट्रीटी हथियार नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, एक बहुत अजीब सी डील ऑफर करता है। वो स्पाइडर का अकेलापन देखता है, जानवरों के लिए उसका लगाव, तो उसे 96 दिनों के लिए एक एलियन जीव नोजी सौंप देता है। और शर्त ये कि बाद में स्पाइडर चुन सकती है, या तो वो कीमती रत्न ले ले या फिर नोजी को रख ले। सुनने में ही अजीब है। बिल्कुल अजीब है। यही कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। देखो, नोजी का डीएनए वो असाधारण है, मतलब वो कई रूप ले सकता है और धीरे धीरे वो स्पाइडर के जैसा बनने लगता है। हाँ, और फिर वो एक कोकून बनाता है ना, और उससे ज्यादा इंसानी या मैमल जैसा वैसा कुछ बनकर निकलता है। एग्जैक्टली। और फिर स्पाइडर और नोजी के बीच एक इमोशनल बॉन्ड बनता है। स्पाइडर को अपने पति की याद आने लगती है और वो दर्द कम करने वाले इंजेक्शन लेना बंद कर देती है। लगता है जैसे बदले की आग पर वो अपनेपन की भावना हावी हो रही है। मगर ये शांति कहाँ टिकती है ऐसी कहानियों में। जेड प्राइम वापस आ जाता है, फिर होती है भीषण लड़ाई, और स्पाइडर वो जेड की आंख में चाकू घोंप देती है। हाँ, वो आंख के बदले आंख वाली बात यहाँ सच होती दिखती है। जेड तो मर जाता है, पर स्पाइडर का भी अंत लगभग तय है। खाना खत्म, ऑक्सीजन खत्म। मुश्किल से कुछ दिन बचे हैं, और फिर आता है वो मार्मिक क्षण। स्पाइडर नोजी से कहती है कि उसने उसे फिर से जीने की इच्छा दी। हाँ, और फिर एक आखिरी सेल्फ सैक्रिफाइस। वो नोजी को खुद को खाने की पेशकश करती है ताकि वो इन्वेस्टर के आने तक जिंदा रह सके। मतलब इंसान किस हद तक जा सकता है ये सोचने पर मजबूर करता है। और आखिर में इन्वेस्टर लौटता है, तो सवाल उठता है, क्या ये सब उसकी योजना थी? क्या उसने जेड प्राइम को लोकेशन दी थी, स्पाइडर को मरवाकर वो रत्न भी हासिल कर लिया, और वो कीमती एलियन पेट भी? हाँ, जो दूसरों के डीएनए और भावनाएं सोख सकता है। बिल्कुल, शायद भविष्य का कोई ट्रोजन हॉर्स। ये सवाल बना रहता है, और एंड में नोजी फिर से कोकून बनाता है, और इस बार वो स्पाइडर जैसा दिखता है, और इन्वेस्टर उसे देखकर कहता है, ही इज क्यूट। वही शब्द जो स्पाइडर ने कहे थे। अंत काफी खुला हुआ है। तो स्पाइडर रोज ने की कहानी में हमने देखा अकेलापन, बदला और उससे उपजा एक अनोखा रिश्ता। अब देखते हैं कि अपनेपन की यही तलाश एक बिल्कुल अलग, शायद ज्यादा क्रूर दुनिया में कैसे दिखती है, डायनासोर राइडर्स की कहानी में। हाँ, ये एक विशाल गैलेक्टिक एम्पायर में सेट है। ऑर्बिटल डायनोड्रोम है, मतलब अंतरिक्ष में बने विशाल अखाड़े जहां क्रूर लड़ाइयां होती हैं। जुपिटर के 2 मून्स के लॉर्ड और लेडी की शादी के जश्न में ये सब हो रहा है। मेन कैरेक्टर है मे। उसे एक परफेक्ट योद्धा बनने की ट्रेनिंग मिली है, पर अंदर से वो एक परिवार चाहती है। उसका प्रतीक चिन्ह टिम्बरवुल्फ है। उसका एक साथी राइडर से रोमांस भी है, पर दोनों जानते हैं फाइनल में एक दूसरे को मारना होगा। वो वुल्फ पैक वाला सिंबोलिज्म यहाँ बहुत अहम है। अकेला भेड़िया मजबूत, पर पैक अपराज्य। ये मे की जो अपनेपन की तलाश है ना, उसको दिखाता है। गेम्स तो खैर बहुत ही ब्रूटल हैं। जिंदा किए गए डायनासोर पर सवारी, अजीब गैपलिंग हुक्स, और ऊपर एलीट दर्शक शैंपेन पी रहे हैं।
मे जीतती जाती है, लेकिन अंत में उसे लॉर्ड और लेडी के चैंपियन एक टी-रेक्स से लड़ना पड़ता है। और एक भयानक लड़ाई के बाद मे उस टी-रेक्स को कंट्रोल कर लेती है, पर फिर वो उसका इस्तेमाल उन्हीं लॉर्ड और लेडी पर हमला करने के लिए करती है जिन्होंने ये खेल रचाया था। इसमें वो खुद, लॉर्ड, लेडी तीनों मारे जाते हैं। वो अपने भाग्य को चुनौती तो देती है, पर अंत बड़ा विनाशकारी होता है। और आखिर में वो 8वीं सदी की चीनी कविता सुनाई देती है, अकेलेपन पर। लगता है उसे अपनापन मौत में ही मिला। हाँ, ये कहानी दिखाती है कि बाहरी क्रूरता के बीच भी इंसानियत की तलाश कैसे जारी रहती है, भले ही अंत दुखद हो। चलिए अब एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां यथार्थ और अलौकिक का टकराव होता है और विश्वास की परीक्षा होती है। नाजी डीमन कहानी, ये WW2 में सेट है। हाँ, एक बॉम्बर क्रू है, एक सुसाइड मिशन पर जर्मन सीमा के पास एक चर्च को उड़ाना है। शक है कि नाजी वहां कुछ शैतानी रस्में कर रहे हैं। क्रू लीडर है कूम्स, उसके पास एक अजीब सा डिमोनिक कंपास है, और क्रू में ज़ीक भी है। अच्छा, ज़ीक जो पूरी तरह नास्तिक है, कहता है मैं उसी में विश्वास करता हूं जिसे देख और छू सकूं। बिल्कुल, तो यहाँ वो यथार्थवादी WW2 सेटिंग और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का मिक्सचर बड़ा दिलचस्प है। चर्च पर बम गिराते हैं और मलबे से एक डीमन निकलता है, द फॉलन, और वो क्रू मेंबर्स को मारना शुरू कर देता है। तभी ज़ीक नोटिस करता है कि एक मेटल क्रॉस वो डीमन को चोट पहुंचा रहा है। और फिर एक गोली उस क्रॉस को डीमन के अंदर धंसा देती है और वो फट जाता है। सारी कैद आत्माएं आजाद हो जाती हैं। और ये पल ज़ीक के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। उसका जो यथार्थवाद था वो उस अलौकिक सच्चाई के सामने टूट जाता है। प्लेन बच निकलता है और ज़ीक, जो कभी नास्तिक था, अब क्रॉस और बाइबल के साथ नजर आता है। लगता है कहानी का सार यही है, विश्वास दिलाने के लिए बस एक नाजी डीमन दिखा दो। हाँ, कुछ ऐसा ही। गोलगोथा। हाँ, गोलगोथा। सुना है कि इसका CGI तो मतलब कमाल ही था सीरीज में। बिल्कुल, शायद अब तक का सबसे बेस्ट CGI। और ये भी कि ये शो की पहली लाइव एक्शन कहानी है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन था, लाइव एक्शन और वो एलियन CGI। तो कहानी हमें ले जाती है वेस्टर्न आयरलैंड। वहां मिलते हैं फादर डोनाल्ड मगवायर से, जी, जो पृथ्वी के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं एक मिस्टीरियस एलियन स्पीशीज लूपो के लिए। हाँ, और ये लूपो जो है, इन्होंने पहले तो कोई खास बातचीत नहीं की थी। बिल्कुल नहीं, एकदम चुप थे वो। लेकिन फिर एक अजीब सी घटना हुई, ब्लैक फिन रेजरेक्शन, और इसके बारे में सुनते ही वो एकदम से एक्टिव हो गए। हाँ, और उन्होंने खास तौर पर फादर मगवायर से ही मिलने को कहा, क्योंकि मगवायर ने वो घटना देखी थी अपनी आंखों से। माहौल भी बड़ा टेंस्ड सा था, राइट? प्रोटेस्टर्स वगैरह। ओह हाँ, बिल्कुल। कुछ लोग स्वागत कर रहे थे, कुछ डरे हुए थे, चिल्ला रहे थे, काफी कॉन्फ्लिक्ट था। और इसी सब के बीच वो बिशप क्लेरी, हाँ, बिशप क्लेरी, वो मगवायर को याद दिलाते हैं कि देखो, चर्च ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है एलियंस के बारे में। शायद क्योंकि एलियंस का होना ही चर्च की कई टीचिंग्स पर सवाल खड़े कर देता है। एग्जैक्टली, वो एक अलग ही टेंशन का एंगल था कहानी में। अच्छा, तो ये लूपो आखिर हैं कौन, कहाँ से आए हैं? तो देखिए, उनका ग्रह एक गैस जायंट है और दूरी कोई 50 मिलियन लाइट ईयर्स। 50 मिलियन प्रकाश वर्ष, मतलब अविश्वसनीय दूरी है ये तो। है ना? और वो पानी में रहने वाले जीव हैं। तो सोचिए, इतनी दूर से आना दिखाता है कि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कितनी ज्यादा एडवांस्ड होगी। डेफिनेटली। अच्छा, जब फादर मगवायर उनसे मिलते हैं, वो एलियन कैसा दिखता है, उसका डिजाइन? ओ, डिजाइन तो वाकई कमाल का था। एक बड़ा सा स्पेस सूट पहना हुआ है। हाँ, मैंने सुना है सिर के चारों ओर कोई हरा लिक्विड घूमता रहता है। हाँ, बिल्कुल। और सूट से ऐसे धुएं जैसे पफ्स निकलते हैं, जैसे कोई मैकेनिकल गिल्स हो। बहुत ही एलियन फील देता है। हाँ, सुनने में ये काफी प्रभावशाली लग रहा है। लेकिन उनके आने का कारण और भी दिलचस्प है। वो पृथ्वी पर उस खास जगह को देखने आए हैं जहां वो ब्लैक फिन रेजरेक्शन हुआ था। हाँ, वो डॉल्फिन वाली घटना, ऑयल स्पिल हुआ था। बिल्कुल, कई डॉल्फिन मर गए थे उसमें, लेकिन कुछ दिन बाद एक डॉल्फिन, जिसे ब्लैक फिन कहा गया, वो जिंदा वापस आ गया, चमत्कार जैसा। और यहीं से तो कहानी एकदम पलट जाती है ना। हाँ, बिल्कुल। लूपो का जो रिप्रेजेंटेटिव था, वो उस डॉल्फिन को बुलाता है एक बहुत तेज हाई पिच वाली आवाज में। और फादर मगवायर देखते हैं कि क्या वो डॉल्फिन से बात कर रहा है? एग्जैक्टली। मगवायर तो हैरान रह जाते हैं, मतलब एलियन और डॉल्फिन के बीच कम्युनिकेशन। ये कैसे हुआ, इसका कोई एक्सप्लेनेशन है? कहानी में सीधे तौर पर नहीं बताया गया, ये थोड़ा रहस्य ही है। लेकिन जो पता चलता है
वो ये कि ब्लैकफिन ने लूपो को सब कुछ बता दिया है। सब कुछ मतलब? क्या बताया? इंसानों ने समंदर के जीवों के साथ जो भी किया है, जो अत्याचार किए हैं, वो सारी कहानी। ओहो, तो लूपो के लिए ब्लैकफिन? हाँ, लूपो के लिए ब्लैकफिन अब सिर्फ एक डॉल्फिन नहीं, वो एक मसीहा, एक तरह का पैगंबर बन गया है। और इसी वजह से लूपो इंसानों के खिलाफ एक धर्मयुद्ध, एक क्रूसेड शुरू कर देता है। अरे बाप रे, मतलब जिस मिलिट्री ऑफिसर ने मैग्वायर को वार्न किया था कि लड़ाई मत शुरू करवाना, हाँ, उसी मीटिंग के ठीक बाद वहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है। कमाल की आयरनी है। सही में। और अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो गोलगोथा असल में हमारे अपने विश्वासों पर, खासकर अंधे विश्वास पर एक बहुत तीखा कमेंट है। हाँ, जैसे जीसस के रिजरेक्शन की कहानी है। बिल्कुल। और अंत में जो होता है वो शायद सबसे बड़ा कटाक्ष है। लूपो मानवता के साथ वैसा ही बर्ताव करता है जैसा हम दूसरी स्पीशीज के साथ करते आए हैं। वो हमें हमारा ही आईना दिखा रहा है एक तरह से। बिल्कुल, जैसा बोओगे वैसा काटोगे वाली बात हो गई। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ आज का ये डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे भी ऐसी चर्चाएं लाते रहें। हाँ, जरूर जुड़ें। धन्यवाद।